वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। रेप्लिकेशन में एक डीएनए स्ट्रैंड से दो डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता है, यानी डीएनए फॉर्म्स ए न्यू कॉपी ऑफ डीएनए। एक डीएनए से नए डीएनए कॉपी का निर्माण होना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है इसी को हम इस वीडियो में समझेंगे। ये डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए दिखाया गया है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सबसे पहले ओपन होता है, यानी दोनों स्ट्रैंड खुल जाती है और उसके बाद में दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये किस प्रकार से होते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कहाँ पर किस प्रकार से होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस। पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। बाय एन ऑर्गेनिज्म डुप्लीकेट्स, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट होता है, डबल होता है। एंड डीएनए पास इनटू डॉटर सेल्स, और जो डीएनए डुप्लीकेट्स होता है यानी जो दोगुना हो रहा है वो डॉटर सेल में जाता है, जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं उनमें जाता है। यानी कोशिका जब विभाजन करती है तब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए के विभाजन की कौन सी अवस्थाओं में, तो वह अवस्था है रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज। तो जो सेल साइकिल की एस फेज आती है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एंड टेक प्लेस इन न्यूक्लियस, और यह जो प्रक्रिया होती है, जो डीएनए की रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो केंद्रक में होती है, और वो केंद्रक में जो हो रही है वो सिर्फ यूकैरियोटिक्स में ऐसा होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम पर्टिकुलर साइट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, यानी डीएनए की जो प्रतिकृतिकरण है, उसका जो डुप्लीकेशन होता है, वो पूरा डीएनए बहुत बड़ा होता है, वो कहीं से भी शुरू नहीं होता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह पाई जाती है, एक साइट पाई जाती है। यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा उसके लिए एक जगह पाई जा रही है, और उस जगह को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। ए यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, और उसकी रेप्लिकेशन की जो यूनिट है उसको हम कहते हैं रेप्लिकॉन। डीएनए कैन बी लीनियर। अब जो डीएनए होता है वो दो प्रकार का होता है, एक हो गया लीनियर रेखित प्रकार का, और एक हो गया सर्कुलर गोल के आकार का होता है। लीनियर डीएनए यूकैरियोटिक का, यूकैरियोट्स जो होते हैं उनका डीएनए होता है, और जो सर्कुलर प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। रेप्लिकेशन प्रोसेस इन बाइडायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल। सामान्यतः जो रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो एक दिशा में भी हो सकती है और दोनों दिशाओं में भी हो सकता है। सर्कुलर क्रोमोसोम्स कंटेन सिंगल रेप्लिकॉन। जो सर्कुलर क्रोमोसोम्स होता है उसमें सिर्फ सिंगल रेप्लिकॉन होता है, मतलब जो रेप्लिकेशन की जो यूनिट है वो सिर्फ एक ही होती है, इसलिए इसको कहते हैं मोनो रेप्लिकोनिक डीएनए। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो बैक्टीरियल जो जीनोम होता है उसमें मोनो रेप्लिकोनिक होता है, यानी उसमें रेप्लिकेशन के लिए एक ही यूनिट पाई जा रही है। बैक्टीरिया अगर जीनोम की बात करें तो 4.6 मिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं एस्चेरिया कोलाई में, ई कोलाई में। ई कोलाई एक तरह का बैक्टीरिया है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अब हम देख लेते हैं कि ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आप इस फ्लो चार्ट से भी देख पा रहे होंगे, जो डीएनए के जो ये स्ट्रैंड जो बाहर की तरफ जो दिखाए गए हैं, ये पेरेंटल जो स्ट्रैंड रहते हैं, मुख्य डीएनए रहता है। इसके बाद में धीरे 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 एक तो कंटिन्यूसली आपको स्ट्रैंड कंटिन्यूसली दिखाई दे रही है, और एक जो होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है। तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है।
ऊपर का जो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर का जो स्ट्रैंड आप देख पा रहे होंगे, ये कंटिन्यूस जा रहा है और जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है वो टुकड़ों में जा रहा है लैगिंग स्ट्रैंड के रूप में। समझते हैं किस प्रकार ये प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में अब हम देखते हैं यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है उसके लिए डीएनए में क्या पाया जाता है। डीएनए कंटेन्स मल्टीपल रेप्लिकॉन। यूकैरियोटिक के जो डीएनए होता है उसमें मल्टीपल रेप्लिकॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसके डीएनए को हम कह रहे हैं मल्टी रेप्लिकॉनिक। यानी इसमें जो रेप्लिकॉन है जिसको हम यूनिट कह रहे हैं वह बहुत सारे पाए जाते हैं। एक सिंगल अंक अपन रेप्लिकॉन की बात करें तो इसकी साइज होती है 40 किलो बेस पेयर से 100 किलो बेस पेयर इसकी साइज होती है यूकैरियोटिक्स में। यूकैरियोटिक में हम अगर ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल की बात करें तो डिप्लॉयड ह्यूमन सेल इज कंटेन 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर। एक मनुष्य की द्विगुणित कोशिका में लगभग 6 गुणा 6 10 की पावर 9 बेस पेयर पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इज नोन एज ओरी-सी। बैक्टीरिया में जिस क्रोमोसोम के जिस पार्ट पर रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, यानी जिस पर्टिकुलर स्थान पर जहां पर रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको कहते हैं ओरी-सी, ओराई या सी भी कह देते हैं। और इसकी जो साइज होती है 245 245 बेस पेयर होती है और ये सिर्फ ई कोलाई के संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर हम यीस्ट के बारे में बात करें, यीस्ट आप जानते हैं एक कोशिकीय यूनी सेल्यूलर एक फंगाई है जिसमें ओरी-सी इज नोन एज ARS, जिसमें हमने ओरी-सी को ही यीस्ट में ARS के नाम से जान रहे हैं। ARS में मतलब हो गया ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस और इसकी जो साइज होती है वो 245 बेस पेयर से कम होती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ORC ये तो सामान्यतम यूकैरियोटिक में कहते हैं। ARC जो कि यीस्ट में पाया जा रहा है, जो भी एक यूकैरियोटिक है। ORIC जो साइट होती है जो कि हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया में पाई जा रही है। आर रिच विथ 80 नाइट्रोजिनस बेस। जो ये जो जहाँ से डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है, अलग अलग साइट जो है ORC चाहे ARS हो चाहे ओरी-सी हो, ये 80 रिच होते हैं। एडिनिन एंड थायमिन जो नाइट्रोजनी बेस हैं उससे रिच होते हैं, अधिक पाए जाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि A और T के बीच में आप जानते हैं A और T के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसको क्लीव करना या तोड़ना, इस वाले भाग से डीएनए को तोड़ना आसान होता है, तो ये भाग 80 रिच होता है। फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ ड डीएनए ए शॉर्ट पार्ट ओपन कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। डीएनए का एक छोटा सा स्थान, एक पर्टिकुलर जहां पर रेप्लिकेशन शुरू होता है वो भाग ओपन होता है, खुल जाता है और इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। और ये फोर्क को वाई शेप यानी वाई के आकार की होती है, इसके वाई शेप फोर्क भी कह देते हैं। समझते हैं और आगे इसको डायग्राम के थ्रू। ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पर हमें दिखाया गया है। इस डीएनए में सबसे पहले क्या हो रहा है, ये डीएनए का जो इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये इनके जो बॉन्ड थे वो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये क्लीव हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं वो ओपन हो रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो चुके हैं और इनका एक एक स्ट्रैंड पे और दूसरे स्ट्रैंड का निर्माण हो रहा है। प्रक्रिया को संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करते हैं। डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में इसमें दोनों स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं और इसमें डीएनए की एक एक स्ट्रैंड का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे जो 3 प्राइम जो एंड जो मार्किंग की जा रही है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में कार्य करता है।
इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड का नए स्ट्रैंड का निर्माण होता है और इस स्ट्रैंड का जो निर्माण होता है वो डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से होता है। इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड या हम कह देते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कह देते हैं। दूसरा जो स्ट्रैंड है उसमें जो 5 वाला एंड है, 5 प्राइम वाला एंड है, उसमें ये शुरू होता है, लेकिन जो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहां से इसका ये डायरेक्शन नहीं होती है। जो डायरेक्शन हमेशा डीएनए जो पॉलीमराइजेशन करता है यानी नए जो डीएनए का जो निर्माण होगा हमेशा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही होगा, यानी ये इस तरह से इस डीएनए का निर्माण करता है, ये नई स्ट्रैंड का निर्माण होता है और इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इसी प्रक्रिया को हम समझेंगे। यहां पर आपको एक और एंजाइम दिखाई दे रहा होगा, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज जब ये कुंडलन खुलता है डीएनए का डबल हेलिक्स, तब ये जो पीछे का जो भाग होता है इसमें टोर्शन उत्पन्न हो जाता है, ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। तो इस ऐंठन को रिलीज करने में टोपोआइसोमरेज मदद करता है। ये डीएनए को कट करता है और इसके टोर्शन को कम करके वापस सील करने का, वापस बंद करने का काम करता है। सभी प्रक्रियाओं को हम समझते हैं। सबसे पहले हम और जान लेते हैं ई कोलाई, यानी ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया है। डीएनए रेप्लिकेशन इज इन बाइडायरेक्शनली। इसमें डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है द्विदिशा में हो रहा है। एन सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और इसके जो डीएनए कंटेंट होता है उसमें एक ही जो रेप्लिकेशन जो साइट है एक ही पाई जाती है। बिकॉज देयर इज नो फ्री एंड, क्योंकि उसमें कोई फ्री एंड नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो इस तरह से होता है, सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। और इस सर्कुलर जो डीएनए होता है उसमें किसी भी एक स्थान से डीएनए का ओपनिंग हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं ORIC, ORIC। इन ई कोलाई द स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क हम जान चुके हैं कि यानी वह डीएनए का वह भाग जहां से वह खुल जाता है, ओपन हो जाता है और वाई शेप संरचना बना लेता है। द स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क इज अबाउट 100 बेस पेयर पर सेकेंड। जो ई कोलाई में अगर डीएनए के रेप्लिकेशन के निर्माण की बात करें, यानी डीएनए का नए जो स्ट्रैंड बन रही है उसके निर्माण की बात करें, तो हर एक प्रत्येक सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड यानी 1000 बेस पेयर ऐड कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। एंड 1 ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इज सिंथेसाइज एवरी 1 to 2 सेकेंड, और हर प्रत्येक 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड में एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट का निर्माण हो जाता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है इसको हम आगे समझते हैं। बट इन यूकैरियोटिक सेल, ये तो बात थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? द रेट ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क मूवमेंट इज स्लो अबाउट 100 बेस पेयर पर सेकेंड पर फोर्क, यानी सिर्फ 100 बेस पेयर होते हैं वो 1 सेकेंड में सिंथेसिस होते हैं पर सेकेंड में, और पर फोर्क की बात है ये, क्योंकि यूकैरियोटिक में डीएनए काफ़ी बड़ा होता है तो उसमें एक रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण नहीं होकर मल्टीपल रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण होता है, जिससे ये प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। लेकिन अगर एक फोर्क की बात करें तो वहाँ सिर्फ 100 बेस पेयर ही सिंथेसाइज हो पाते हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं जो ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो लगभग 1000 बेस पेयर होते हैं, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। जबकि अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो 100 से 150 या 200 तक ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं। समझते हैं और इनको। द मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। ई कोलाई में जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन का जो मेथड है वो थीटा टाइप कहलाता है। इस तरह से थीटा टाइप कहलाता है। ये हो गया
थीटा टाइप, क्योंकि आकार में ये इस तरह से होता है। ऊपर जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये जब नए स्ट्रैंड का जब निर्माण हो जाता है तो ये जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो इस प्रकार से बन जाते हैं। तो ये थीटे का आकार का होने के कारण इसको ये नाम दिया गया है। सिंथेसिस अकर ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। वन स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरी अनदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, और दूसरी जो स्ट्रैंड है वो कहलाती है लैगिंग स्ट्रैंड। फॉर्म ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट का निर्माण करती है। यानी जो दूसरी जो स्ट्रैंड बनेगी उसमें लैगिंग बनेंगे, यानी उसमें टुकड़े बनेंगे, और इन टुकड़ों को डिस्कवर किया था भाई रिजी ओकाजाकी द्वारा 1968 में, इसलिए इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नाम दिया गया है। ये है रेप्लिकेशन की, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, जो कि 3 माध्यम के द्वारा, 3 प्रक्रियाओं के द्वारा संपादित होती है। पहली जो प्रक्रिया है उसमें इनिशिएशन, दूसरी जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं इलोंगेशन, और जो थर्ड प्रोसेस है उसको कहते हैं हम टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है? रिकॉग्निशन ऑफ पोजीशन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहले तो हमें जो रेप्लिकेशन जहां से शुरू होना होता है वो जगह को रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है, पहचाना जाता है, और उस पहचाने हुए स्थान पर कई प्रकार के जो एंजाइम्स हैं वो वहां पर जुड़ते हैं। इलोंगेशन में न्यूक्लियोटाइड्स कॉपीइंग की जाते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड की जो आपस में ज्वाइन करने का काम चलता है। टर्मिनेशन में कंप्लीशन होता है रेप्लिकेशन का, यानी समापन होता है। डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ये एक डीएनए, ये पेरेंटल जो डीएनए बनाया गया है, ये है पेरेंटल डीएनए, जिसका एक प्राइम हो गया 3 प्राइम और इसी का दूसरा एंड हो गया 5 प्राइम। ऐसे ही हम, ये हो गया 3 प्राइम एंड और इसका अपोजिट हो गया 5 प्राइम एंड। इसमें जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा, सबसे पहले जो इनके बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए रहते थे ये ब्रेक हो जाते हैं और ये ओपन हो जाता है, और इनमें से एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो ऐड होते रहते हैं। इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो टेम्पलेट के रूप में काम कर रहा है उसको हम कह देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, क्योंकि यह इसकी कॉपी ही इसको बनाने देगा। दूसरा जो भाग है वो भी 5 to डायरेक्शन इसकी समान रहेगी, 5 to 3 प्राइम, 5 to 3 प्राइम। ये स्ट्रैंड टुकड़ों में बनेगा, इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और यह लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट पर फॉर्म होता है, बनता है, और जो ये कहलाता है रेप्लिकेशन फोर्क। ये इस तरह से बढ़ती रहती है और बाद में आगे सील हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। प्रक्रिया को और समझते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें कई प्रकार की जो प्रोटीन भाग लेती हैं उनके नाम हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन इनिशिएशन। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इनिशिएशन में, यानी जो डीएनए का जो इनिशिएशन, रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन है उसमें कौन कौन सी प्रोटीन भाग ले रही है। तो सबसे पहले है डीएनए, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए बी जिसको हेलिकेज कहते हैं, डीएनए सी, डीएन जिसको हम डीएनए प्राइमेस भी कह रहे हैं। दूसरी जो प्रोसेस है, ये पहली प्रोसेस हो गई इनिशिएशन की। दूसरी जो प्रोसेस है जिसमें काम में आने वाली प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन, इलोंगेशन। अब है इलोंगेशन की प्रोसेस, जो सेकेंड प्रोसेस है, इसमें काम में आता है डीएनए पॉलीमरेज, एसएसबी, डीएनए गायरेज एंड डीएनए लाइगेज। थर्ड जो प्रक्रिया है, प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में कौन कौन से काम में आ रहे हैं? टस जिसको कह रहे हैं टर्मिनस बाइंडिंग प्रोटीन एंड डीएनए टोपोआइसोमरेज। इसके अलावा डीएनए हेलिकेज, जो हेलिकेज करता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम, ओपन डुप्लेक्स डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट। जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड डुप्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने का ये काम कर रहा है। प्राइमेज
प्राइमेज क्या करता है? सिंथेसाइज ए शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स, एक छोटे आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। अब आरएनए प्राइमर क्या होता है? आरएनए प्राइमर राइबोन्यूक्लियोटाइड से बनी हुई संरचना है और इसकी जो साइज होती है लेस देन 15 न्यूक्लियोटाइड, लगभग हम मान सकते हैं एवरेज 11 न्यूक्लियोटाइड इसमें सामान्य रूप से प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। टोपोआइसोमरेज ब्रेक एंड जॉइन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए। टोपोआइसोमरेज है वो क्या करता है? जो डीएनए में बॉन्ड को क्लीव करता है, ब्रेक करता है एंड जॉइन भी करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को। अब हम समझते हैं डीएनए का जो रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोटिक में हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में, जिसमें सबसे पहले है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली कई प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्टेज दैट वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है जिसमें हम बताते हैं कि आरएनए से जो डीएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इसमें काम में आता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसको टेमिन और बाल्टीमोर द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था, प्रदर्शित किया गया था। 3 डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई आर प्रेजेंट। ई कोलाई में 3 अलग अलग प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसके अलावा भी 2 डीएनए पॉलीमरेज और पाए जाते हैं, लेकिन हमारे जो रेप्लिकेशन से संबंधित जो काम में आ रहे हैं या इस प्रक्रिया में 3 ही काम में आते हैं शुरू वाले, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है उसको डिस्कवर्ड इन 1956 बाय आर्थर कॉनबर्ग द्वारा इसको खोजा गया था और इसके द्वारा यूज इन फिल ऑफ स्मॉल डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। यह छोटे से डीएनए को रेप्लिकेट करने में मदद करता है, यानी हम देखेंगे इसको कि किस प्रकार से कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा ये रिपेयर मैकेनिज्म में भी काम करता है। रिपेयर क्या होता है? रिपेयर हम यूँ कहें कि जो डीएनए होता है उसकी मरम्मत करना, यानी अगर डीएनए में छोटे से न्यूक्लियोटाइड में या छोटे से डीएनए के भाग में कोई परिवर्तन आ चुका है तो उसको सही करने का जो कार्य होता है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा होता है। हालांकि ये प्रक्रिया और भी पॉलीमरेज के द्वारा संपादित की जाती है। पॉलीमरेज सेकंड इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। पॉलीमरेज सेकंड डीएनए रेप्लिकेशन में तो मदद नहीं करता है, लेकिन ये रिपेयर में मदद करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम। ये एंजाइम नहीं करके हम एंजाइम्स कहेंगे। डीएनए जो पॉलीमरेज थर्ड है वो सबसे महत्वपूर्ण डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम्स का है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों ही डीएनए रेप्लिकेशन जो रेप्लिकेशन में तो काम में नहीं आ रहे, लेकिन रिपेयर की जो मैकेनिज्म है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो किस प्रकार का होता है वो भी हम समझ लेते हैं। हम जो पॉलीमरेज देख रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक के बारे में देख रहे हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है यह हो गया मेन डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स फॉर द बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। जो डीएनए के जो लैगिंग स्ट्रैंड एंड जो लीडिंग स्ट्रैंड है उन दोनों का जो निर्माण हो रहा है उसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भाग ले रहा है। पूरी तरह से ये दोनों स्ट्रैंड का निर्माण करता है। दिस पॉलीमरेज मेड बाय मल्टी प्रोटीन, यह बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंड हैव एबिलिटी ऑफ हाई कैटालाइटिक पोटेंसी एंड प्रोसेसिविटी। इसके पास मतलब जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको आपस में जोड़ने की कैपेसिटी पाई जाती है और हाई प्रोसेसिविटी और इस प्रक्रिया को तीव्र गति से करने की क्षमता पाई जाती है। डायग्राम के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं कि देखो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है तो इसमें कितनी सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है।
जिसमें बीटा दिखाया गया है, अल्फा दिखाया गया है। अल्फा के 2 स्ट्रैंड है इसमें, ये थीटा, एप्सिलॉन, टो, गामा, डेल्टा, डेल्टा डैश, ये सब दिखाए गए हैं। चलो समझते हैं आगे की प्रक्रिया के बारे में। जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसको हम समझते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन पहले हम प्रोकैरियोटिक के बारे में समझते हैं, जिसमें सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, डीएनए का जो ये भाग जुड़ा हुआ था ये ओपन हो चुका है, खुल चुका है। इसके बाद में ओपन होने के बाद में आप इस एनिमेशन के थ्रू देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे पहले प्राइमेज आया, इसने आरएनए प्राइमर का निर्माण किया। इसके बाद में पॉलीमरेज आता है, जो पॉलीमरेज 3 है वो आता है, और यह है पॉलीमरेज आकर डीएनए की स्ट्रैंड का निर्माण करता है, और यह कंटिन्यू इसका निर्माण कर रहा है। यानी जो इनिशिएशन है उसमें क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। और जो इसका जो निर्माण होता है किससे होता है, बाइंडिंग ऑफ डीएनए ए द्वारा, एक प्रोटीन के द्वारा, और ये कहाँ पर बाइंड होता है, ओरिसी पर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले स्थान पर। स्ट्रैंड आर सेपरेटेड, दोनों स्ट्रैंड जहाँ से जुड़े हुए थे वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी हम यूँ कहें कि वो मेल्ट हो जाते हैं, मेल्टिंग हो जाती है वहाँ पर। एंड फॉर्म ओपन कॉम्प्लेक्स, और एक ओपन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। लोडिंग ऑफ डीएनए हेलिकेज, इसके बाद में डीएनए हेलिकेज इस पे लोड होता है। हेलिकेज करता क्या है, जो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको क्लीव करने का काम करता है, इनको तोड़ने का काम करता है डीएनए हेलिकेज। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ती रहेगी, ये जो डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ने का काम हेलिकेज करता है। अब जैसे ही ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए हो जाता है, इसके ऊपर एसएसबी प्रोटीन यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग जो प्रोटीन है वो इस पर आकर जुड़ जाती है, ताकि डीएनए वापस डबल स्ट्रैंडेड संरचना नहीं बन जाए। और जैसे ही ये पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, ये जो एसएसबी है ये इससे हट जाती है, जिसमें क्या हो रहा है, हेलिकेज ओपन हेलिक्स एंड बाइंड प्राइमेज टू फॉर्म प्राइमेज, जिसमें ये जो प्राइमेज है या प्राइमोसोम्स जो हम कह रहे हैं वो प्राइमेज प्लस, इसमें कहें प्राइमेज प्लस हेलिकेज और कुछ प्रोटीन, ये सब मिलकर प्राइमोसोम्स का निर्माण करती है। और ये प्राइमोसोम जहां पर ये फोर्क का जो निर्माण होता है वहां पर स्थित होता है, ये आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर 5 to 11 न्यूक्लियोटाइड, ये जो बताया गया है, हमने पहले इसको 15 बताया था, ये औसतन 5 से 11 न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रैंड होता है, इज सिंथेसाइज बाय आरएनए पॉलीमरेज प्राइमेज, जो कि आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, आरएनए पोल के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इनिशिएशन ऑफ द डीएनए पॉलीमराइजेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज, और इसके बाद में यह जो प्रक्रिया शुरुआत की जाती है वो डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमर का, आरएनए प्राइमर का निर्माण हुआ, उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज आ जाता है। और आगे समझते हैं नेक्स्ट प्रक्रिया के बारे में। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो है इलोंगेशन, यानी अब जो ये सब चीज़ें जुड़ चुकी है, अब उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे। हम ये जान लिए कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके द्वारा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए की जो स्ट्रैंड है उसका निर्माण होता है, यानी डीएनए चेन प्रोसीड इन द 5 to 3 डायरेक्शन, यह 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। प्राइमेज यानी जो प्राइमर का निर्माण कर रहा है, एंड डीएनए बी फॉर्म प्राइमोसोम, ये डीएनए प्राइमोसोम का निर्माण कर रही है। डीएनए पॉलीमर एडिशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स यूनाइट एंड फॉर्म डीएनए चेन, यह
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। यानी धीरे धीरे इसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे। वन स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरी को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। वापस इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या हुआ। हेलिकेज, कुछ प्रोटीन के आने से डीएनए का कुछ पार्ट ओपन होगा, उसके बाद में हेलिकेज आता है। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे स्ट्रैंड जो डीएनए स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसके ऊपर एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आकर जुड़ जाती है, जो डीएनए को डबल स्ट्रैंड होने से रोकने का काम करती है। उसके बाद में क्या होता है, जो प्राइमेज है उसके द्वारा प्राइमर का निर्माण होता है, यानी आरएनए प्राइमर का उसके बाद में निर्माण होता है। क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सीधा ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ नहीं सकता, वो किसी उसको फ्री OH ग्रुप चाहिए, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए और वो 3 प्राइम एंड पर होता है और यह 3 प्राइम एंड आरएनए प्राइमर उसको उपलब्ध करवाता है। यानी इसके बाद में ही ये आगे काम करता है। वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड को जिस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है उसको हमने लीडिंग स्ट्रैंड नाम दिया, क्योंकि इसमें यह किसी पर एक ही प्राइमर पाया जाता है और ये कंटिन्यूसली 5 to 3 डायरेक्शन में इसका निर्माण करता है। जबकि दूसरा जो स्ट्रैंड है उसमें जो डायरेक्शन होगी वो तो समान होगी, लेकिन यह टुकड़ों में होगी, तो इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अनदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड और सिंथेसाइज सेमी डिसकंटिन्यूसली, और यह सेमी डिसकंटिन्यूसली है, कंटिन्यूस नहीं है। एंड फॉर्म ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और इसमें ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। साइज ऑफ ओकाजाकी इज 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड इन बैक्टीरियल सेल। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की यानी ओकाजाकी जो है न्यूक्लियोटाइड हैं उनकी जो साइज है वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड तक, जबकि यूकैरियोटिक में ये 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड तक होते हैं। यह प्रक्रिया के द्वारा हम और भी समझ सकते हैं। ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, ये हमारा ओरिजिनल डीएनए है। इसकी दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर आपको ओपन दिखाई गई है, तो यह भाग रेप्लिकेशन फोर्क कहलाता है। इसमें डीएनए गायरेज आपको दिखाई दे रहा है। डीएनए गायरेज इसमें उपस्थित बॉन्ड्स को क्लीव करता है। एक स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं जिसमें कंटिन्यूअसली डीएनए का निर्माण हो रहा है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो कि डीएनए को स्ट्रैंड को सिंगल बनाए रखने में मदद करती है। डीएनए गायरेज को हम टोपोआइसोमरेज भी कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको तोड़ने में मदद करता है और वापस उसी बॉन्ड को वापस जोड़ने में काम कर रहा है। यानी जैसे जैसे हम हेलिक्स के आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें टॉर्शन उत्पन्न हो जाता है, एटन उत्पन्न हो जाती है, जिससे डीएनए डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो बीच में यह कट लगाकर इसको तोड़ देता है और टेंशन को रिलीज करके वापस जोड़ने का काम करता है। इसको हम कह देते हैं टोपो आइसोमरेज कह देते हैं। हेलिकेज तो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव कर रहा है। प्राइमेज कॉम्प्लेक्स जिसमें जो आरएनए है वो इसमें प्राइमर का निर्माण हो रहा है, प्राइमर बन चुका है। दूसरा जो स्ट्रैंड होता है लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। डीएनए पॉलीमरेज इस प्रकार से टुकड़ों में इसमें सिंथेसिस करता रहता है और डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो डीएनए के जो यहाँ पर छोटा सा जो सेगमेंट रह जाता है, देखते हैं कहाँ पर रह जाता है, उसको जोड़ने का काम करता है। अब हम समझते हैं आगे इलोंगेशन प्रक्रिया को ही हम समझते हैं। फर्स्ट आरएनए प्राइमर सिंथेसिस, देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज लीडिंग स्ट्रैंड कॉपी। पहले आरएनए प्राइमर बाइंड करता है यानी उसका निर्माण होता है, वो जो उसके साथ डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड के साथ पेयरिंग करता है, उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ता है। इन डीएनए पॉलीमरेज
होलो एंजाइम्स हैज़ टू कोर पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के साथ होलो एंजाइम जो है उसमें कोर पॉलीमरेज पाए जाते हैं और इन दोनों में से सिर्फ एक के पास में ही गामा क्लैंप लोडर पाया जाता है और दोनों जो यूनिट होती है वो टो सब यूनिट के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इज रिमूव बाय, ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स हैं वो इज रिमूव बाय द 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के साथ में ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स रिमूव नहीं होते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के साथ में जो जुड़े हुए प्राइमर हैं, प्राइमर को रिमूव किया जाता है, रिमूव बाय द 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और फिल द गैप, और गैप को फिल किया जाता है। लेकिन लास्ट से लास्ट का जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड नहीं होता है, उसके एडिशन के लिए डीएनए लाइगेज उन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। यानी डीएनए जो पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरएनए जहां जहां पर प्राइमर बन रहा था उसको हटाकर डीएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड है उसको जोड़ने का काम कर रहा है और लाइगेज इन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करता है। इन यूकैरियोट्स आरएनए प्राइमर इज रिमूव बाय RNase-H के द्वारा, इसको यानी आरएनए प्राइमर जो रिमूव किया जा रहा था पॉलीमरेज फर्स्ट उसके इक्विवेलेंट काम करता है यूकैरियोटिक में RNase-H द्वारा और FEN फर्स्ट द्वारा यह कार्य किया जाता है। अब समझते हैं टर्मिनेशन को, यानी अंतिम जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। बैक्टीरियल जीनोम आर रेप्लिकेटेड बाई डायरेक्शनली, बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है वो बाई डायरेक्शनली सिंथेसिस होता है। 2 रेप्लिकेशन फोर्क आर मीट, 2 रेप्लिकेशन फोर्क आपस में मिल जाती है क्योंकि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और अंत में इनमें 2 फोर्क आपस में मिल जाती है। इसके अलावा टर्मिनेशन रीजन कंटेन 23 बेस पेयर सीक्वेंस कॉल्ड TER, और इस TER रीजन पे आकर यह टर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है। ए टस प्रोटीन ब्लॉक हेलिकेज, और इस टर रीजन पर जो टस प्रोटीन है वो आकर जुड़ती है, जैसे कि यहाँ पर ये प्रोटीन जुड़ी हुई दिखाई गई है, ये टर्मिनेशन साइट है। ये हेलिकेज को यहाँ से रिमूव कर देती है और हेलिकेज रिमूव हो गई तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्लीव होना रुक जाते हैं और यह रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ये तो प्रोकैरियोटिक में बताया गया है। यूकैरियोटिक में भी लगभग ऐसे ही होता है लेकिन कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि हमने जाना कि जैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में अंतर पाया जाता है, जो रेप्लिकेशन फोर्क है उसकी स्पीड में अंतर पाया जाता है। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं उनमें भी अंतर पाया जाएगा। देखते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं कि यह प्रक्रिया वास्तव में कैसे कैसे हो रही है। सबसे पहले डीएनए अनवाइंड हो रहा है एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सबसे पहली जगह अनवाइंड हो रहा है, यानी खुल जा रहा है। हेलिकेज ओपन अप द डीएनए फॉर्मिंग रेप्लिकेशन फोर्क, और यह ओपन करने का काम हेलिकेज कर रहा है। एसएसबी प्रोटीन बाइंड ऑन द डीएनए, इसके बाद में डीएनए एसएसबी जो प्रोटीन है वो डीएनए के ऊपर बाइंड हो जाती है और इसके बाद में यह दोनों को प्रिवेंट होने से रोकने का कार्य करता है। टोपो आइसोमरेज इज प्रिवेंट सुपर कोइलिंग, टोपो आइसोमरेज जो है डीएनए की आगे सुपर कोइलिंग या ओवर वाइडिंग होने को रोकने का काम करता है। प्राइमेज सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर्स, प्राइमेज आरएनए प्राइमर का निर्माण कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड स्टार्ट एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू 3 प्राइम OH सुगर एंड ऑफ द प्राइमर, यह प्राइमर के OH वाले ग्रुप पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम पॉलीमरेज थर्ड कर रहा है। इलोंगेशन ऑफ बोथ लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस, उसके बाद में ये दोनों का निर्माण हो जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड का निर्माण होता है। आरएनए प्राइमर आर रिमूव बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए जो प्राइमर है डीएनए पॉल फर्स्ट के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं और जो गैप होता है वो डीएनए लाइगेज के द्वारा पूरा कर दिया जाता है। चलो समझते हैं अब यूकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। कुछ बेसिक अंतर पाए जाते हैं, बाकी प्रक्रिया वैसे ही संपन्न होती है। इसमें भी टोपो आइसोमरेज, हेलिकेज और जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। आरएनए प्राइमर का इसमें भी निर्माण होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसी में भी बनते हैं।
यहाँ पर भी डीएनए बाइंडिंग कोई प्रोटीन आती है जो डी स्ट्रैंड को सिंगल एसएसबी पाई जाती है, पॉलीमरेज भी आता है, लेकिन यहाँ जो पॉलीमरेज आता है उसमें अंतर पाया जाता है। देखते हैं कैसे। एंजाइम्स की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ अल्फा जो होता है वो प्राइमिंग ड्यूरिंग प्राइमर फॉर्मेशन में मदद करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो बीटा होता है वो रिपेयर में काम में आता है। डीएनए पॉलीमरेज जो गामा होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो डेल्टा होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करवाता है, और जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है वो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करने में मदद करता है। यानी प्रक्रिया लगभग समान सी हो रही है। जो एंजाइम हेलिकेज है उसको ई कोलाई में DNAB कह रहे हैं और ह्यूमंस में इसको MCM कह रहे हैं। SSB डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को SSB कहते हैं, सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन, और ह्यूमंस में इसको RPA कहते हैं, रेप्लिकेशन प्रोटीन A कह रहे हैं। प्राइमेज को ई कोलाई में DNAZ कह रहे हैं और ह्यूमन में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा या प्राइमेज कह रहे हैं। रेप्लिकेस यानी जो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और ई कोलाई में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हो गया, और डीएनए पॉलीमरेज जो एप्सिलॉन है और डेल्टा है वो ह्यूमन में काम करता है। टोपोआइसोमरेज को हम ई कोलाई में गायरेज कहते हैं और ह्यूमन में टोपोआइसोमरेज कहते हैं, और ये दो प्रकार का है, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड। प्रोसेसिविटी कंपोनेंट में देखें तो बीटा क्लैंप यहाँ पे काम करता है, और ह्यूमन में PCNA यानी प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन काम कर रहा है। क्लैंप की बात करें तो गामा क्लैंप कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और यहाँ पर ह्यूमन में RFC रेप्लिकेशन फैक्टर C पाया जा रहा है। ये कुछ अंतर थे। यहाँ हमें इन पार्ट्स को दिखाया गया है। ये है लीडिंग स्ट्रैंड, यानी ये डायरेक्शन होगी 5 to 3 डायरेक्शन, और ऊपर वाले स्ट्रैंड की होगी 3 to 5। इस पे PCNA जुड़ा हुआ है, एप्सिलॉन, RPA, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, RNA प्राइमर भी आएगा, पोल अल्फा जो प्राइमर का निर्माण कर रहा है, PCNA, RFC, DNA लाइगेज, FEN फर्स्ट, और पोल डेल्टा एंड पोल एप्सिलॉन। पोल जो एप्सिलॉन है ये लीडिंग स्ट्रैंड का निर्माण कर रहा है, और पोल डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कर रहा है। ये यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं कि ई कोलाई में जिसको नाम दे रहे थे उसको यूकैरियोटिक में सामान्य रूप से क्या कहते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके इनको समझ सकते हैं। थैंक यू।